गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रजातंत्र के प्रकार और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के प्रमुख उपकरण की चर्चा करें। पिछले क्लासों में हमने प्रजातंत्र के अर्थ को समझने की कोशिश की थी और मूल रूप से प्रजातंत्र की उदारवादी अवधारणा को समझने का प्रयास किया था। हम सभी जानते हैं कि प्रजातंत्र किसे कहते हैं। हम लगभग ये बात क्लियर कर चुके हैं कि प्रजातंत्र जनता के द्वारा शासन है। जनता जो है वो सत्ता का केंद्र है। लोक संप्रभुता के आधार पर व्यवस्था स्थापित की जाती है, जिसमें सभी सत्ता किसके सामने झुक रही है? लोक सत्ता के सामने, लोक संप्रभुता के सामने। और लोक संप्रभुता किसमें नहीं थे? संपूर्ण नागरिकों में। तो ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र के दो रूप हमारे सामने हैं। एक को हम प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं और एक अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र विशुद्ध प्रजातंत्र है, आदर्श प्रजातंत्र है, जिसकी कल्पना बहुत पहले अरिस्टोटल ने की, बाद में रूसो ने की। ये क्या है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, जिसमें जिस व्यक्ति में अधिकार नहीं था, जिस व्यक्ति को अधिकारी बनाया गया है, वो व्यक्ति स्वयं उपस्थित होकर के अपने लिए नियमों का निर्माण करे और जितनी भी एजेंसियां हैं जो उन नियमों को लागू कर सकती हैं, उन नियमों के माध्यम से जो है लोगों के कल्याण हेतु कार्य कर सकती है, उनकी व्याख्या कर सकती है, सभी संस्थाओं का निर्माण करें और उस पर लगातार नियंत्रण रखें। ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। परंतु आज के काल में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संभव नहीं है। इसके दो कारण हैं। एक तो बहुत विशाल राष्ट्र है जहाँ बिलियंस में पॉपुलेशन है, करोड़ों की संख्या में लोग रहते हैं। इसलिए करोड़ों व्यक्तियों का एक जगह उपस्थित होना और अपने लिए नियम निर्माण करना और नियम निर्माण के पश्चात कुछ प्रशासनिक तंत्रों का निर्माण करना, अन्य प्रकार के न्यायिक तंत्र का निर्माण करना और उसको कार्य सौंपना, उस पर नियंत्रण रखना प्राय संभव नहीं होता। इसी तरह से आजकल विशाल राष्ट्र है, सभी लोगों को एक जगह बुलाना और प्रत्येक बिंदु पर उनसे चर्चा परिचर्चा करके कोई निर्णय तक पहुंचना अत्यंत मुश्किल है। इसलिए द मोस्ट प्रैक्टिकेबल, जो सबसे व्यवहारिक प्रजातंत्र जो हमारे सामने उपस्थित हुआ है, वो है अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। Indirect democracy refers to a system wherein people govern by their representative. लोग शासन करते हैं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। ये अलग प्रश्न है, एक अलग बिंदु है कि लोग जो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, वो प्रतिनिधि लोगों का प्रतिनिधित्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या एक व्यक्ति कितने लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकता है, एक व्यक्ति कितने प्रकार के हितों का प्रतिनिधित्व कर सकता है, ये सब जो है विवाद के विषय हैं। परंतु सर्वमान्य तथ्य यह है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में, कि जनता सीधे अपने पर शासन नहीं कर सकती, जिसका अभिप्राय यह है कि जनता सीधे अपने लिए नियमों का, कानूनों का, नियमों का निर्माण नहीं कर सकती, नीतियों का निर्माण नहीं कर सकती। अतः ये सभी प्रकार के अधिकार वह अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से वो सरकार के विभिन्न संगठनों में अधिकृत कर देती हैं। लेकिन ये अधिकृत संस्थाएं इन शक्तियों का जो उपभोग करती हैं वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। जनता के चुने गए प्रतिनिधि हर संगठन में जो नीति निर्माण, निर्णय निर्माण, विधि निर्माण जैसे संस्थाएं हैं, इन सभी जगह वो लोग होते हैं जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि जनता के नाम पर, नागरिकों के नाम पर उनके दिए गए अधिकारों का, उनके द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपभोग करते हैं। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र मूलतः दो प्रकार की देखी गई है, विशुद्ध रूप से दो प्रकार की है। एक है संसदीय प्रणाली और दूसरा है अध्यक्षीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली में तकनीकी भिन्नता यह है
कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के मध्य घनिष्ठ संबंध है। विधायिका को वरीयता दी गई है। विधायिका कार्यपालिका से अधिक महत्व रखता है सैद्धांतिक रूप से। विधायिका का चुनाव जनता के द्वारा सीधे किया जाता है। ये विधायिका अब जनता के नाम पर या जनता के बदले है, जनता के बिहाफ पर अन्य संस्थाओं का, जिसमें मुख्य रूप से कार्यपालिका है, उसका निर्माण करती है। और कार्यपालिका जो है वो दरअसल मुख्य रूप से सभी शक्तियों का उपभोग करता है। ये कार्यपालिका मूल रूप से किससे निकल रही है? संसद से, विधायिका से निकलती है। विधायिका के द्वारा ही जो है वो अधिकृत होती है और इसीलिए वो विधायिका के प्रति ही उत्तरदायी होती है। तो इस तरह से संसदीय प्रणाली जो है वो कार्यपालिका और विधायिका के बीच जो संबंध है संसदीय प्रणाली में वो बहुत ही घनिष्ठ है, एक दूसरे से मिले हुए हैं। इसके सदस्य भी एक दूसरे शामिल, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका के सदस्य विधायिका की जो कार्यवाही है उसमें उपस्थित होते हैं। और कार्यपालिका तभी तक जीवित रहती है जब तक विधायिका उसे जीवित रहना चाहती है, या यूँ कहें कि जब तक उसे उसका समर्थन प्राप्त है। ठीक उसके विपरीत अध्यक्षीय प्रणाली है, वो भी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का हिस्सा है, वो भी अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र का हिस्सा है। इसमें जनता जो है, इसमें कार्यपालिका और विधायिका दोनों जनता एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र रखती है। दोनों का ही चुनाव जो है सीधे जनता अपने अधिकारों का उपभोग करते हुए करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिका की व्यवस्था है जहाँ पर अध्यक्षीय प्रणाली है, और उस अध्यक्षीय प्रणाली में वहाँ कार्यपालिका जिसका प्रतिनिधित्व वहाँ का प्रेसिडेंट करता है, उसका चुनाव भी जनता जो है सीधे करती है। जनता 4 साल के लिए वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव करती है। विधायिका जो कांग्रेस है, जो 2 सदनों से मिलकर के बनी है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सीनेट, इन दोनों ही का चुनाव जनता सीधे अपने मत का प्रयोग करके उनके प्रतिनिधियों को चुन करके 2 वर्ष और 6 वर्ष के लिए करती है। तो इस प्रकार से अध्यक्षीय प्रणाली में जो है वो कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से अलग रहती है। सदस्यता भी दोनों की अलग अलग है। कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं हो सकते, विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य नहीं हो सकते। दोनों का कार्यकाल भी अलग है और इस तरह से दोनों एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र और मुक्त है। तो ये तो रहा प्रजातंत्र के प्रकार। अब इसमें हम देखने का प्रयास करें कि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र के को हम बाद में देखेंगे। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के संदर्भ में देखें कि जहाँ कहीं भी सीमित जगहों पर जहाँ कहीं भी प्रजातंत्र का अनुभव किया जाता है, जब प्रैक्टिस में व्यवहार किया जाता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का, उसके मुख्य उपकरण क्या है, क्या तरीके हैं, क्या व्हाट आर द टूल्स थ्रू विच डायरेक्ट डेमोक्रेसी is being practiced, especially in Switzerland, and it does not comprise the entire Switzerland, rather part of it. तो इसके जो टूल्स हैं एक एक करके हम देखने की कोशिश करें। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का पहला और सबसे महत्वपूर्ण टूल है जिसको कहते हैं रेफरेंडम, जनमत संग्रह। जनमत संग्रह मतलब क्या है? जनमत संग्रह किसी भी व्यवस्था में उस प्रक्रिया को कहते हैं जब कोई महत्वपूर्ण निर्णय या महत्वपूर्ण नियम जो नागरिकों के लिए बनाए जाते हैं, वो बनाए भले ही किसी संस्था के द्वारा जाए, परंतु अंतिम रूप से मान्य वो तभी होता है जब वो जनता के समक्ष रखे जाएं और जनता उसे स्वीकार कर ले। कहने का मतलब है कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय, महत्वपूर्ण नियम, महत्वपूर्ण कानून जनता की सहमति के बिना निर्मित नहीं किया जा सकता। जैसा कि स्विट्ज़रलैंड में राष्ट्रीय स्तर पर होता है, संविधान में कोई भी संशोधन हो, छोटा हो, बड़ा हो, व्यापक संशोधन हो या पूरे संविधान को बदलने की बात हो, नया संविधान जैसे उन्होंने 1848 में किया, 1848 के बाद 2000 में किया, इसमें जब बिल्कुल नया संविधान उन्होंने लिखा, नए संविधान को उन्होंने लागू किया, या फिर संविधान में छोटा छोटा संशोधन क्यों ना हो, उसका प्रस्ताव जो है केंद्र पर संघीय जो सरकार है उसके द्वारा रखे
जाते हैं। परंतु वहाँ पारित होने के बाद अनिवार्य रूप से इस तरह के जो 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 संशोधन है या कानून निर्माण की प्रक्रिया है, इसको जनता के समक्ष रखे जाते हैं और जनता को यह अधिकार दिया जाता है कि वह इस पर अपने मत व्यक्त करे। यदि यदि बहुमत से जनता और राज्य दोनों ही यदि बहुमत से उसे स्वीकार कर लेती है तो स्वीकार मानी जाती है, और यदि उसे रिजेक्ट कर देती है तो रिजेक्ट हो जाता है। जनमत संग्रह सबसे बड़ा टूल है जिससे दिस इज एक्चुअली ए टूल थ्रू विच सिस्टम एक्सट्रैक्ट्स द ओपिनियन ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ बिना जनता की सहमति से, प्रजातंत्र का मतलब यही है कि जनता की सहमति से ही उसका शासन किया जाए, जनता के इच्छा से उसका शासन किया जाए। तो ये नकारात्मक तरीका है। सरकार के स्तर पर यदि कोई निर्णय लिया गया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो भी बहुत सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजन भी जनता के समक्ष जनमत संग्रह के माध्यम से रखे जाते हैं, यदि जो है ऐसा लगता है उनकी सरकार को। तो जनमत संग्रह में चाहे कानून हो, चाहे संशोधन हो, चाहे कोई महत्वपूर्ण कार्यकारी आदेश हो, यदि ऐसा लगता है कि इस पर जनता की सहमति ली जानी चाहिए तो जनता के समक्ष रखा जाता है और हाँ और ना में जनता की सहमति ली जाती है। तो ये एस्पेक्ट है, इसको हम कहते हैं नकारात्मक तरीका। लेकिन दूसरा, यदि कभी ऐसा एहसास हो कि सरकार का कुछ दायित्व है, सरकार को जिस कार्य के लिए चुना गया वो नहीं कर रही है या उसकी वो उपेक्षा कर रही है, तब क्या हो? तब जनता किस तरह से सरकार पर अपना नियंत्रण रखे? तो उसके लिए एक टूल है, एक उपकरण जिसको कहते हैं इनिशिएटिव या पहल, आरंभक जिसको कहते हैं। इसमें क्या है, निश्चित संख्या में यदि जनता अपने हस्ताक्षर से किसी नियम के निर्माण की बात करती है या किसी संशोधन की बात करती है तो वो नियम और संशोधन पर जो है सरकार को विचार करना पड़ता है, और सरकार विचार करके यदि उसके पक्ष में हो या विपक्ष में हो, उसको अपने ओपिनियन के साथ जनता के समक्ष रखती है, और यदि जनता उसे जिस रूप में स्वीकार करती है सरकार को उसे स्वीकार करना पड़ता है। जैसे स्विट्ज़रलैंड में एक व्यवस्था है कि यदि 1 लाख व्यक्ति अपने हस्ताक्षर से किसी जो है संविधान के किसी भाग में संशोधन करना चाहते हैं या कोई कानून का निर्माण करना चाहते हैं तो ऐसा वो प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखती है। सरकार जो है उस सरकार के या केंद्रीय या संघीय जो विधायिका है उस पर चर्चा करती है, और उस प्रस्ताव को फिर यदि उससे सहमत है तो भी और असहमत है तो भी, दोनों ही परिस्थिति में वो जो है जनता की स्वीकृति के लिए उसे रखती है, उस पर जनमत संग्रह कराया जाता है, और यदि उसके पक्ष में मत आता है तो उसे स्वीकारा जाता है, यदि उससे विपक्ष में मत आता है तो उसे त्याग दिया। कहने का मतलब है कि वहाँ पर यदि इनएक्शन है ना, अकर्मण्यता है सरकार की ओर से, तो नागरिकों को जो है पहल करने का, उस दिशा में कार्य करने का या सरकार को मजबूर करने का एक तरीका है जो होना चाहिए प्रत्येक नागरिकों के पास, प्रत्येक राज्य में, वो वहाँ पर दिया गया। ये प्रस्ताव स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, केवल प्रस्ताव के रूप में हो सकता है या फिर उसका डिटेल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, या फिर सरकार के समक्ष जब आता है तो सरकार उसे पूरे डिटेल्स में लेकर के जनता के समक्ष रख सकती है। तो ये आरंभक है। तीसरी जो संस्था है, जो एलिमेंट्री इंस्टीट्यूशन जिसको कहते हैं प्रारंभिक संस्थाएं, स्विट्जरलैंड उसके लैंड्सजीमेंट भी कहते हैं। कुछ एक कैंटन में, अर्ध कैंटन में और एक आध कैंटन में जो है ये लागू है। ये दरअसल प्रजातंत्र का वही विशुद्ध तरीका है जिसकी कल्पना अरस्तू और रूसो वगैरह ने की थी। ये जो भी मत जिस भी व्यक्ति को प्राप्त है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे देश में 18 वर्ष के नागरिकों को मत देने का अधिकार है, वो नागरिक है, और मत देने का अधिकार है, कहने को राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदार बनने का अधिकार है। तो हर एक व्यक्ति को जिसको भागीदारी प्राप्त है, जिसको राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का, सहभागी बनने का अधिकार प्राप्त है, वो अपने इन अधिकारों का उपयोग करके किसी अन्य प्रतिनिधियों को ये अधिकार नहीं सौंपता, बल्कि स्वयं वो उपस्थित होकर के
ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अन्य देशों में जनप्रतिनिधि, जिससे विधायिका बनती है, विधायिका का सम्मेलन बुलाया जाता है, विधायिका की बैठक बुलाई जाती है और बैठक में जो है जो विभिन्न विषयों पर निर्णय लिए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जनप्रतिनिधियों की सभा ना बुला करके स्वयं जनता की सभा बुलाई जाती है। प्रत्येक वर्ष एक निश्चित समय में इन लोगों की बैठक बुलाई जाती है और बहुत ही एलेबोरेट जो है तरीके से उस बैठक में उस वर्ष के सारे प्रमुख जो है विषय पर चर्चा की जाती है। जो नियम बनाए जाने चाहिए उन नियमों का निर्माण करती है। उन नियमों के निर्माण के पश्चात उन नियमों को लागू करने के लिए जिन जिन जो है संस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है उन संस्थाओं का चुनाव करती है। उन संस्थाओं को उन अधिकारों से अधिकृत करती है जो उन नीतियों को, उन कार्यों को करने के लिए आवश्यक है। उसी प्रकार से न्यायिक संस्था के सदस्यों, न्यायिक संस्थाओं का भी जो है गठन करती है, उनके सदस्यों का चुनाव करती है, उन्हें अधिकृत करती है। और पिछले वर्ष इन प्रकार की जितनी भी संस्थाएं उन्होंने बनाई थी और उनको जिस प्रकार के कार्य दिए थे, जिस प्रकार के दायित्व सौंपे थे, उन दायित्वों पर उन्होंने क्या क्या कार्य किया है, उनकी रिपोर्ट जो है वह उन पर भी विचार करती है। और इस प्रकार से जो काम जनप्रतिनिधि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में करते हैं वह सारे कार्य स्वयं जनता, जिनके पास अधिकार है, वो स्वयं उपस्थित होकर के अपने लिए कार्य करती है। वो किसी प्रतिनिधि को नहीं चुनती, वो स्वयं अपना प्रतिनिधित्व करती है। और इसी को जो है हम प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस, प्रारंभिक संस्था कहते हैं, जो प्रजातंत्र की एक आदर्श संस्था के रूप में मानी जाती है। तो इस तरह ये एलिमेंट्री इंस्टीट्यूशन एक और जो है आधुनिक काल में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के टूल के रूप में उभर रहा है। खास करके जब वो देश में किसी प्रतिनिधि को हम चुन देते हैं तो दरअसल इसमें अधिकांश जगहों पर एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते, चाहे वो 2 वर्ष हो, चाहे 4 वर्ष हो, चाहे 6 वर्ष हो, चाहे 7 वर्ष हो, उसके लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। चुनाव कुछ क्षण में होता है, प्रत्येक मतदाता मत देता है और इस प्रकार से उसको चयन कर लिया जाता है। लेकिन वो मतदाता के चयन करने के पश्चात वो मतदाता की इच्छाओं के अनुसार यदि कार्य नहीं करता तो प्राय देशों में उस प्रतिनिधि पर जनता का कोई नियंत्रण नहीं। समय बीत जाने के बाद या समय के पूर्ण हो जाने के बाद जब वो दोबारा आपके पास आएगा तभी आपके पास अधिकार आते हैं कि आप उसे दोबारा चुनते हैं या उसे आप दोबारा नहीं चुनते। तो इस बीच की स्थिति में क्या हो, जब आपने एक बार चुन लिया और वो चुने जाने के तुरंत पश्चात वो इनकार कर दे कि हम आपकी इच्छाओं के अनुसार काम नहीं करेंगे या हम अपने तरीके से काम करेंगे, तब डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के रूप में कि जनता के द्वारा, जनता के पास जो अधिकार है वो अंतिम है और वो अधिकार का प्रयोग करते हुए अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। और यदि प्रतिनिधि उनके उद्देश्यों में सफल नहीं होते या उनके अनुसार नहीं होते तो निश्चित रूप से नागरिकों के अधिकार होना चाहिए कि वह उन प्रतिनिधियों को वापस बुला ले। तभी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का जो उद्देश्य है वो सफल होगा। और इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो कई जगह स्विट्ज़रलैंड में जो है देखने को मिलती है, अमेरिका में भी, और यहाँ भी भारत में भी कुछ जो है स्थानीय संस्थाएं हैं। खास करके मध्य प्रदेश में इसका प्रैक्टिस किया गया वापस बुलाने का। 3/4 जो है मतदाताओं के द्वारा जो है उसे बुलाए जाने का प्रावधान। तो इस तरह से ये तरीके हैं मुख्य रूप से इनके प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के ये तरीके हैं जिसके माध्यम से प्रजातंत्र को स्थापित करने का प्रयास करता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हर प्रकार के तंत्र के अपने गुण हैं, अपने गुण हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र आदर्श प्रजातांत्रिक व्यवस्था होने के बावजूद भी जो है आलोचकों का शिकार बनती है। आलोचक कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में
दरअसल नागरिकों के पास वो न तो क्षमता है, न वो योग्यता है, न उनकी इच्छा है। इसके कारण वो बहुत परिपक्व तरीके से जो है वो विधि निर्माण या नीति निर्माण या जो है कानून को लागू करने या उसकी व्याख्या करने जैसे संबंधी कार्यों को अंजाम देने में सक्षम नहीं है। इसलिए जो है ये कमियां हैं, इसके जिस कमियों को अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है वो पूरा करता है। तो इसीलिए कहा जाता, परंतु प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है वो प्रजातंत्र की एक आदर्श व्यवस्था है। आज इतना ही।